नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में आप पढ़ रहे हैं कि प्रस्तावना में हमारे क्या-क्या प्रावधान लिखे गए, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, उनको भी समझने की कोशिश किया जाएगा आने वाले क्लास। सबसे पहले हम देखे थे कि हम भारत के लोक शक्ति के स्रोत हैं। इसके बाद हमने देखा कि शासन का स्वरूप क्या है हमारे देश में। प्रस्तावना के माध्यम से शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, संविधान का क्या दायित्व रहेगा, उन सभी नागरिकों के लिए कौन कौन से न्याय प्रोवाइड करवाए जाएंगे, समानता प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उन सब में बंधुता बढ़े ऐसे प्रावधान किए जाएंगे। ये सब हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा। फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि दृढ़ संकल्प होकर हम इसको अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं अंगीकृत आत्मार्पित से। डिटेल में क्वेश्चन बनती है जो हिंदी में लिखा गया मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, ये हम थोड़ा क्लास के लास्ट में भी एक पूरी क्लास लेंगे कि क्या होता है, विक्रमी संवत क्या है, शक संवत क्या है, इसको पढ़ाएंगे अभी आपको, हम समझाएंगे अच्छे से। उससे पहले हम इससे जुड़े सारे, कि हमने जितना थियोरेटिकल पार्ट था लगभग लगभग पढ़ लिए हैं। अब इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, उन सबको समझ लेते हैं। उनको हम क्या करेंगे, एक समरी टाइप का ही आपको सब कुछ बता देंगे। हमने क्या लास्ट क्लास में कहाँ तक थे, पेज पे थे, ये लास्ट क्लास में भातृत्व तक हो गया था। हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ये सब चीज़ें देखनी थी। हम एक कहानी के माध्यम से जितने भी वाद आए हैं उनको समझा देते हैं, फिर लास्ट में एकदम पूरे प्रस्तावना जितने क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी समरी है, एक साथ उसको कंपाइल कर देंगे। सबसे पहला जो केस आया है वो बेरूबारी केस है। बेरूबारी केस में क्या कहा गया इसको समझेंगे बाद में, पहले एक कहानी समझते, बेरूबारी केस था क्या। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। उसमें पाकिस्तान भी दो था, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उसको, पूर्वी पाकिस्तान, इसको बांग्लादेश को कहते थे। तो जो पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा थी, वो रेड क्लिफ लाइन, या पश्चिमी पाकिस्तान भारत के बीच सीमा जो थी उसको भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में पश्चिम बंगाल जो हमारा पड़ता है, पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला है, वहां पे एक गांव था, एक जगह थी बेरूबारी। बेरूबारी जगह को लेकर विवाद हुआ कि ये रेड क्लिफ लाइन उसको परिभाषित नहीं कर पाई कि ये किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है या बांग्लादेश का हिस्सा है। फिर इसी संबंध में जो विवाद चल रहा था, इसी संबंध में करीब 1958 के आसपास, डेट देख लीजिए आप, ये मैं स्टोरी बता रहा हूँ, क्या प्रावधान किया गया वो बाद में देखा जाएगा। 1958 में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के उस समय के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख कौन थे उस समय, नून करके कोई थे, मैं एक बार क्लियर कर लूं कि उनका नाम पूरा क्या था। फिरोज खान नून उनका नाम था। तो इसको नेहरू नून समझौता भी कहा जाता है, कि नेहरू नून समझौता हुआ, फिरोज खान नून वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख थे और भारत के अपने नेहरू थे, तो नेहरू नून समझौता हुआ और बेरूबारी के कुछ हिस्से को दे दिया गया बांग्लादेश को। तो ऐसे में एक विवाद उठाया, सरकार ने वो समझौता तो कर लिया, इस सरकार को लगा कि क्या इस समझौते में, क्या हमारे पास या संसद के पास कितनी पावर है, सरकार के पास क्या ये पावर है कि बिना संसद के परमिशन लिए ही, सरकार क्या होती है, जो मंत्री परिषद के समूह से मिलकर सरकार बनती है, संसद विधायिका, सरकार का यहाँ पे तात्पर्य कार्यपालिका से तात्पर्य, ठीक ना। तो क्या कार्यपालिका के पास या सरकार के पास ये शक्ति है कि भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप सके। तो इसके तहत आर्टिकल 143, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से पर कुछ भी सलाह लेनी तो वो ले सकता है। तो उसके तहत हमारे देश के राष्ट्रपति ने पूछा, हमारे देश की सरकार ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, क्या भारत की सरकार के पास ये अधिकार है कि बिना संसद के या बिना संशोधन के हम कोई भी अपने देश का भूभाग किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया अपना। तो निर्णय क्या है इस केस का वो हम देखेंगे सर। हम एक क्या करेंगे लास्ट में या कभी भी बीच में आपकी क्लासें लेंगे कि पूरा जितने वाद हैं, चाहे वो शुरू से लेके अभी तक जितने भी प्रमुख वाद रहे हैं, सबको एक एक करके डिटेल में चर्चा की जाएगी, क्यों कोई वाद आया, तो एक वाद क्या था, एक मुद्दा क्या था बेरूबारी, हमने यह मुद्दा आपको समझाया, कई सारे निर्णय लिए गए। तो उसी में प्रस्तावना से संबंधित भी एक निर्णय लिया गया था, तो जो हमें प्रस्तावना से संबंधित जानने की जरूरत है। यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग नहीं है।
प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस वाद के द्वारा नहीं माना गया, तो वो रहेगा बेरुबारीवाद। इसमें निर्णय और दिया गया कि हाँ, अगर हमारे देश की सरकार को अगर कोई भी भूभाग विदेशी राज्य को सौंपना, तो आर्टिकल 3 के तहत नहीं माना जाएगा। वो संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते थे हमने बताया। संविधान संशोधन 368 के तहत की बात की जाए तो 2 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, विशेष और ए टाइप और विशेष बी टाइप, जिसमें आधे राज्यों से अधिक की परमिशन भी चाहिए होती है। विशेष ए टाइप के संशोधन के हिसाब से अपने देश के किसी भूभाग को किसी अन्य जो है देश को सौंप सकते हैं। ये भी निर्णय लिया गया। तो निर्णय क्या क्या लिए गए, कई सारे और निर्णय लिए गए। ये सब बात की चर्चा का विषय है। जब हम सारे वाद पढ़ रहे होंगे तो वहां बताएंगे। यहाँ थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। साथ में यहाँ पे जो प्रस्तावना संबंधित था वो ये था कि अभिन्न हिस्सा इसको जो है संविधान का नहीं माना गया। फिर इसी क्रम में तो 1858 में आपने फिरोज खान नून और नेहरू के बीच में समझौता हुआ था। एक ये पॉइंट था। कहानियां आप बस जानते रहिए। तो मेन प्रस्तावना संबंधी जो यहाँ पे फैक्ट था वो यही था कि अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया। इसके बाद जो आता है अगला आपका वाद, जो कि प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना ही नहीं, हमारे भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम सुने भारतीय संविधान से रिलेटेड है कोई वाद, तो वो केशवानंद भारती वाद आता है। केशवानंद भारती वाद। केशवानंद थे कौन? केशवानंद, स्वामी केशवानंद, ये केरल के एक मठ के पुजारी थे। वहां के जो वहां का मठ था उसके अध्यक्ष थे, पुजारी थे। भूमि सुधार कानून लागू किया जा रहा था। उसके तहत ये मठ की कुछ जमीनों को किसानों को देने की बात कही गई कि आप किसानों को सौंप दीजिए। केशवानंद भारती ने कहा ये मठ की जमीन है और इसको हम नहीं सौंप सकते, ये हमारे धार्मिक भावना का उल्लंघन है। के लिए वो चले गए कोर्ट में। फिर कोर्ट में कई सारे फैसले आए। उसके बाद इंदिरा गांधी सरकार उस समय थी, कहीं ना कहीं एक तरीके से तानाशाह सरकार थी। उस सरकार ने 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन किया। इन संशोधनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में कई सारे निर्णय सुनाए। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ। ये हम संशोधन जब पढ़ेंगे वहां पे समझ लेंगे क्या होता। तो ये समझिए कि केशवानंद भारती एक मठ के थे। वहां पे जो भूमि सुधार से संबंधित मठ की जमीन को सरकार अधिग्रहित करना चाह रही थी, अधिग्रहित की। तो केशवानंद भारती कहे कि ये हमारी धार्मिक भावना का उल्लंघन है और वो कोर्ट में गए। तो वहां पर प्रस्तावना बहुत सारे निर्णय आए हैं। केशवानंद भारती वाद में बहुत सारे निर्णय आए हैं, ठीक है ना, एक दो निर्णय। लेकिन प्रस्तावना से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आया उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना, हमने बेरुबारी में क्या देखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और यहीं पर केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। तो सवाल अगर आता है कि कौन सा ऐसा वाद जिसके माध्यम से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना गया, तो आप कहेंगे केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के समय ही एक और थियरी निकली कि मूल ढांचा का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कोई भी संशोधन करती है, कोई भी कानून पारित करती है, अगर वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आदेश है या ये शक्ति है कि वो किसी भी संशोधन या अवैध घोषित कर सकती है, सिर्फ उतने पार्ट को जितना संविधान का उल्लंघन जो कर रहा होगा, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा होगा। तो मूल ढांचा क्या हुआ? मूल ढांचा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल ढांचा कोई परिभाषित शब्द नहीं है, इसको हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक न्यायिक सक्रियता का भी पार्ट हो गया। न्यायिक सक्रियता आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं न्यायिक सक्रियता क्या होती है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। न्यायिक सक्रियता का वर्ड अगर यूज किया जाए तो उतना आपको समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास अगर नहीं समझ में आ रहा है, पिछली क्लास से देखिए, आप नहीं देखे होंगे। तो न्यायिक सक्रियता के तहत इन्होंने कहा मूल ढांचा का सिद्धांत की भी एक बात कही कि मूल ढांचा ये होगा। इसके तहत फिर अब अगला जो वाद आता है वो आता है, देखिए मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में कहा गया। इसके बाद आता है एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस 1994 में आता है, लेकिन इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट केस है, मिनर्वा मिल्सवाद, ठीक है ना। तो आप एसआर बोम्मई के बीच में यहाँ पे पीपीटी में नहीं दिया गया, मिनर्वा मिल्सवाद, ठीक, मिनर्वा मिल्सवाद, ये आया है आपका 1980। बैंगलोर की एक कपड़ा फैक्ट्री थी मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा कपड़ा फैक्ट्री थी, उसका क्या था, बैंगलोर की थी ना, ठीक है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या किसी भी प्राइवेट कंपनी का राष्ट्रीयकरण सरकार के द्वारा किया जा सकता है, क्या नियम कानून है, कैसे क्या है। ये सब बातें यहाँ मिनर्वा मिल्स बाद में हुई। तो यहाँ पे
प्रस्तावना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, एक महत्वपूर्ण जो है फैसला दिया गया, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मिनर्वा मिल्स विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो मिनर्वा मिल्स विवाद में प्रस्तावना संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया वो कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है, ये कौन कहा? सुप्रीम कोर्ट कहा है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किस विद्वान ने कहा है वो अलग चीज रहेगी। ठाकुरदास भार्गव का यहाँ एक नाम आएगा, ठीक है ना, तो हम अभी आगे देखेंगे कौन से विद्वान ने क्या कहा। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद के तहत कही? तो मिनर्वा मिल्स वाद इसका जवाब हो जाएगा। या मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तावना संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और कई सारे निर्णय आपकी प्रस्तावना के संबंध वो मिनर्वा मिल्स वाद में आए थे। इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा असीमित शक्ति दी गई थी सरकार को, उससे संबंधित भी कुछ प्रावधान थे, वो हम देखेंगे, आगे का मुद्दा है जब हम वाद पढ़ रहे होंगे फिर देखेंगे। प्रस्तावना संबंधित क्या था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये बात किसने कही? तो ठाकुरदास भार्गव ने कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब ये कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो वो हम कहेंगे मिनर्वा मिल्स विवाद 1980, ठीक है ना। आप ईयर भी देखते चलिए, कभी कभी ईयर को क्रोनोलॉजिक हिसाब से ये वाद कब आया इसको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करिए। ये कुछ प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण केस हैं जिनको हम बता रहे हैं। इसी बीच इंदिरा गांधी वाद भी आया था 1976 के आसपास, वो भी प्रस्तावना संबंधी एक छोटा सा वाद था, लेकिन वो सब उतने रेलिवेंट नहीं है। जो मेन रेलिवेंट वाद है उनकी बात की जा रही थी। एसआर बोमई वाद एक आया, है ना। तो हाँ, आत्मा कहा, तो आत्मा में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान की आत्मा है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, कौन से मुख्य तत्व, जैसे यहाँ पर कहा कि संविधान की आत्मा है के साथ कुछ प्रमुख तत्वों को भी, और अगर डीप में जाता है, हमारा आयोग या एग्जामिनर या कोई भी आपसे सवाल पूछ, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, ये दो तत्वों को, इन दो बातों को, इन दो सिद्धांतों को कहा गया कि ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना के तहत इन दो सिद्धांतों को कहा गया, इसी आधार पर कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब आते हैं एसआर बोम्मई वाद 1994। एक और वाद आया, एसआर बोम्मई क्या थे? ये जो है कर्नाटक के जनता दल सरकार के चीफ मिनिस्टर थे। कर्नाटक के जनता दल सरकार के चीफ मिनिस्टर कौन थे? एसआर बोम्मई। 1994 के समय की बात है। कुछ एमएलए मिले और उन्होंने राज्यपाल से कहा कि ये सही कार्य नहीं करे, इनको पद से हटाया जाए। तो अब राज्यपाल का दायित्व क्या होता है कि वो सदन के पटल पर, सदन के समक्ष विश्वास मत या अविश्वास मत पारित होने का वेट करे, या फिर इनसे कहती है एसआर बोम्मई से कि आप अपना विश्वास मत साबित करिए। अगर ये नहीं साबित कर पाते तब इनको हटाया जाता, या फिर तब राष्ट्रपति शासन की बात की जाती। तो राज्यपाल ने बिना विश्वास मत पारित करवाए, बिना उनका विश्वास साबित किए, इन्होंने राष्ट्रपति से अनुशंसा की कि यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ का शासन जो है सही से नहीं चल रहा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए, या यहाँ की सरकार अस्थायी नहीं रह गई, वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। भाई अगर विश्वास मत इनको ये मौका नहीं दिया गया, इसकी वजह से एसआर बोम्मई जो है चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ये तो एक अलग मतलब ये पूरा इसकी स्टोरी एसआर बोम्मई बात था क्या, कई सारे इसके बाद इसमें निर्णय दिए जाएंगे। लेकिन प्रस्तावना संबंधित यहाँ पर जो प्रमुख निर्णय दिया गया वो क्या कहा गया? तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है कि पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। संविधान में कहा ना, मूल ढांचा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि मूल ढांचा क्या है। तो उसने जो एसआर बोम्मई वाद में कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा। इसमें एसआर बोम्मई वाद में
तो ये कुछ प्रमुख वाद थे, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए हमने प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी प्रमुख प्रावधान पढ़ लिए, वाद पढ़ लिए जहाँ से क्वेश्चन आता है प्रस्तावना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें जो आता है कि विद्वानों के क्या क्या मत रहे हैं, तो अगर विद्वानों को मत को हम ऐसा करते हैं कि करके लिख लेते हैं, है ना। पहले नंबर पे देखा जाए, एक विद्वान थे हमारे के.एम. मुंशी। या ये हमारे उस तत्कालीन समय जो है संविधान सभा के सदस्य या प्रारूप समिति में भी इनको देखे होंगे, का नाम आपको हो सकता है याद हो, नहीं याद हो तो आप याद रखिए। के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, तो इन्होंने जन्म कुंडली वाली बात है, क्या है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। एक और जो ठाकुरदास भार्गव जिनकी हमने चर्चा की उनका भी आप देख लीजिए। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा ये संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। क्या हेडिंग क्या है, हेडिंग जो थी वो है प्रस्तावना बारे में विद्वानों के, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, पीपीटी में नहीं लिखा गया है। जो हमारी हेडिंग थी विद्वानों के मत। के.एम. मुंशी का हमने देख लिया, के.एम. मुंशी ने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ठाकुरदास भार्गव को हमने देखा, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने किसको कहा, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों थोड़ा, एक थे N.A. पालकी वाला, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट लोग हैं N.A. पालकी वाला, इन्होंने भी प्रस्तावना के लिए कहा संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, आपका भी आइडेंटिटी कार्ड होगा, स्कूल में जब पढ़ रहे होंगे, कोचिंग में जा रहे होंगे तो गले में पट्टा टांग के जा रहे होंगे। इन्हें क्या कहा, आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र है, प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। संविधान का पहचान पत्र इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद जो आपके अगले हैं, थॉमस अर्नेस्ट करके एक विचारक रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा। कौन थे, थॉमस अर्नेस्ट। प्रस्तावना क्या है, संविधान का, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, ठीक है। इसके बाद जो आपके अगले विद्वान आएंगे वो हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। इन्होंने हमारे प्रस्तावना के बारे में कहा प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की चाबी है। हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, जस्टिस हिदायतुल्लाह, पूरा लिख लीजिए, संविधान निर्माताओं के मन की चाबी। तो ये
संविधान निर्माताओं के मन की चाबी है, ये स्टेटमेंट हिदायतुल्लाह द्वारा दिया गया। ये किसके किस संविधान किस पार्टी के लिए दिया गया? तो प्रस्तावना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन अब फिर के बना बना के आप उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो संविधान निर्माताओं के मन की चाबी, ये कुछ प्रमुख बातें कही गई हमारी प्रस्तावना के बारे में। हमने देखा वाद, वाद को भी अगर एक समरी के रूप में अगर यहाँ देख लिया, मिनर्वा मिल्स वाद यहाँ लिखा हुआ है। हम एक बार फिर से सारे वाद को वन बाय वन करके लिख लेते हैं, किस वाद में क्या कहा गया, कैसे है, एक एक करके लाइन बाय लाइन, ताकि आपको एक जगह से मिल जाए। तो प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद लिख डालिए। प्रस्तावना संबंधित वाद, ये आपकी हेडिंग है। पहला हमने क्या पढ़ा? बेरुबारीवाद, स्टोरी हमने देख ली है। ये कब आया? 1960 में। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है। आप पूरा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं अभिन्न भाग नहीं है। अभिन्न भाग नहीं है, आप पूरा लिख लीजिएगा, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है। दूसरा जो आया केशवानंद भारतीवाद, नाइनटीन 70, ठीक है। इसमें कहा गया अभिन्न भाग है। आप के बाद तीसरा जो पॉइंट कहा गया, तीसरा जो वाद आया है, वो आया है मिनर्वा मिल्स वाद। ये आया है 1980 में, निर्णय 1980 में इसका आया था, ठीक। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना के भी दो जो प्रमुख शब्द थे, एक सामाजिक न्याय, और डीप में अगर समझिए तो सामाजिक न्याय और लोकतंत्र। लोकतंत्र, ये दो शब्द जो है हमारे संविधान की आत्मा है। चौथा पॉइंट आप देखिए, चौथा पॉइंट आपका आ रहा है, वो आ रहा है कि एस आर बोम्मईवाद। ये कौन थे? कर्नाटक के सीएम थे एस आर बोम्मई। ये 1994 में आया है। में क्या कहा गया? पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा है। अब पूरा स्टेटमेंट लिखिए, संविधान का मूल ढांचा है कौन? पंथ निरपेक्षता। ये कुछ प्रमुख वाद हो गए प्रस्तावना संबंधित। अब देखिए हम जो और कुछ प्रमुख पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है ना, तो हमें जानना चाहिए प्रमुख तत्व क्या है और अन्य प्रमुख तत्व आप देख लीजिए। आप लिखते चलिए, तब जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं वो लिखते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। पहला देख लेते हैं, तो हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है? अमेरिका के
संविधान से। हमारी प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये आप नोट करिए। अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। किसके प्रस्तावना को। जितनी भी विश्व की जितनी भी प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई, कहाँ से प्रभावित रहेंगी? अमेरिका। क्योंकि हमने आपको बताया है सबसे पहले जो वर्ल्ड में प्रस्तावना बनी वो अमेरिका के द्वारा ही बनाई गई थी। तो अमेरिका के संविधान से ली गई, लेकिन भारत की जो प्रस्तावना के तत्व प्रभावित हैं, जो हमारे यहाँ प्रावधान कई सारे किए हैं, तो प्रावधान कहीं ना कहीं जो प्रभावित हैं वो रहेंगे आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित हुई। संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। इसके प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। परंतु हमारी प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो गया। और हमने आपको बताया था कि चार जो प्रमुख बातें बताई थी उनको भी आप समरी वाइज देख लीजिएगा कि हाँ क्या है कि शासन का स्वरूप ऐसा। शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, भारत की जनता शक्ति का स्रोत है। उसके बाद हमने शासन का स्वरूप बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमारा शासन, हमारी सरकार कैसी हुई, शासन स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और जो है लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो उसमें जो और एक तीसरा पॉइंट आ गया आपका 42वां संविधान संशोधन, जहां से अधिकतर क्वेश्चन आता रहता है। 42वां संशोधन। हमारी जो मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीन शब्द नहीं थे। ठीक है ना? तो समाजवाद को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ी गई, एक शब्द जो था हमारे पास राष्ट्रीय एकता। ठीक है ना? हमारे मूल संविधान में राष्ट्रीय एकता वर्ड लिखा था। राष्ट्रीय, इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो पहले संशोधन और क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, निरपेक्षता और अखंडता। हम और पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक बार जो है आयोग द्वारा कहा गया था कितने वर्ड जोड़े गए काउंट करने में, तो वहां पे चार उन्होंने आंसर माना हुआ था। ठीक है ना? तो कितने वर्ड जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़ेंगे। अगर आप और को भी कंसीडर करेंगे, आयोग कंसीडर करता है, तो वो चार वर्ड हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता पूरा जो वर्ड हो गया उसको कहा जाने लगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। है ना? इतना वर्ड जोड़ा गया। तो अगर कंफ्यूजन, तो ये राष्ट्रीय एकता पहले से भी था, राष्ट्रीय एकता अखंडता पूर्ण इसको कर दिया गया है। ठीक है? और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने लगभग लगभग पढ़ा दिए हैं। अब हम देखेंगे जो लास्ट में हमारी प्रस्तावना के लास्ट में जो हमने क्या कि हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, तो उसमें कई सारे प्रावधान है। विक्रमी संवत, वो वहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना जो हिंदी में लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखा गया है, तो उन सब का क्या तात्पर्य है? कभी कभी क्वेश्चन उससे आ सकता है। अगर आयोग घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकती है। हमने क्या क्या देखा? ये देखा विद्वानों के मत क्या क्या थे। वाद देखा, वाद में क्या? बेरुबारी वाद अभिन्न भाग नहीं है। अभिन्न भाग नहीं, साथ में एक और बात यहाँ पे कही गई थी, उसको भी आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करें कि आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा होगा, संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। तो संशोधन के लिए भी कह दिया संशोधन नहीं हो सकता, नहीं होगा। यहाँ अभिन्न भाग माना गया और कहा गया इसमें संशोधन हो सकता है। ये भी आप पॉइंट नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लिए, संशोधन हो सकता है।
ये भी पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, संशोधन हो सकता है। ये भी बातें इसमें कही गई। हालांकि जब हम वाद पढ़ रहे होंगे ना किसी न किसी क्लास में, हम सारे जितने वाद हैं, करीब करीब 3 से 4 5 क्लासें हो जाएंगी आपकी वाद पे, तो आने वाले समय में वो क्लासें ली जाएंगी। अभी आप क्रम वाइज एक एक चीज पढ़ते चलिए। फिर हमें प्रमुख तत्व अन प्रमुख तत्व, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रावधान इसके कई सारे लिए गए हैं, ठीक है ना। 2 देशों का इस पर प्रभाव, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ तत्व जोड़े गए हैं। हमारे जो प्रस्तावना, इसकी आलोचना भी 2 आधारों पर होती है कि शक्ति का स्रोत का जनता है हमारे देश की, इस पे भी आलोचना होती है। हम भारत के लोग, जो वर्ड यूज किया गया है, तो साथ में जो आत्मार्पित करता है सभी नागरिकों द्वारा, तो लोग कहते हैं इसको जनमत संग्रह के लिए जनता के समक्ष नहीं रखा गया, तो इसको सभी भारत की जनता कहाँ आत्मार्पित कर रही है, तो इस पे भी विवाद उठता है। लेकिन सारे विवाद जो है खोखले हैं, पूर्वाग्रह पूर्ण है, तो इस पे मतलब अगर लिखने का है तो आप विवाद को ही सच मान के मत लिखिएगा, ठीक है ना। उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करिएगा जब भी करिएगा। ये कमी मत करिएगा कि ये कमी है, तो आलोचनात्मक टिप्पणी दीजिए। ये रहा आपका अन्य प्रमुख प्रावधान में। आप पॉइंट बना के जितने भी प्रमुख प्रावधान आपको लगेंगे, हमने सब पढ़ाया हुआ है, एक एक प्रावधान करके 4 प्रमुख बातें, इसमें 4 प्रमुख तत्वों में इसको डिवाइड किया गया है। आप चाहें तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कि जो 4 प्रमुख बातें हैं प्रस्तावना संबंधित, उनको आप लिख लीजिएगा शक्ति का स्रोत के आधार पर, ठीक है ना। शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग से डिराइव होता है। अगला जो आप पॉइंट डालिएगा, पहली बात ये हो गई, दूसरी बात या दूसरा प्रावधान जो होगा, शासन का स्वरूप। उसके बाद यहाँ के नागरिकों के लिए कौन से आदर्श हैं, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा नागरिकों के लिए। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट रहेगा, उद्देश्य। उद्देश्य डाल के आप को भी आप डिवाइड कर लीजिएगा, उद्देश्य क्या क्या है। और न्याय दिलाना, पहले पे ही न्याय आता है। उसके बाद आपको रहेगा, इसके बाद स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व। ये 4 पॉइंट रहेंगे। अब इनको भी आप, बंधुत्व को भी, इन सबको भी डिराइव कर लीजिएगा। कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इसके बाद स्वतंत्रता, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये आप समानता बेस से लिखिएगा, जितने भी हैं ये आप एक जगह लिख लीजिएगा, लास्ट में क्विक रिवाइज करने के लिए आपको आसान होगा, ठीक है ना। इसके बाद चौथा जो प्रमुख बात है, इसको हम आत्मार्पित, अंगीकृत, नियमित करते हैं। अब हम उसी पॉइंट पे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया गया, हाँ ठीक, संविधान की आत्मा और दर्शन। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल सार है। ये जब भी आपसे कभी मेंस की आंसर राइटिंग करने का है, तो आप कुछ इस तरह के पॉइंट को लिख सकते हैं, प्रभावी काफी होगा। जनता की संप्रभुता का उद्घोष, आप एक एक टॉपिक जो एक पॉइंट दिया गया है, एक एक आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्ड पावर आपका मजबूत हो, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा, और कि कैसे पूरी प्रस्तावना को जितना भी हमने पढ़ा उसको छोटी सी भाषा में कम शब्दों में लिखना है, तो कैसे उसको हम लिख सकते हैं। संविधान की आत्मा और दर्शन, अगर क्वेश्चन सीधे आ गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दर्शन है, उसमें आप निष्कर्ष के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको शॉर्टकट में चीजें बता दी गई हैं। ये पढ़ने से आपके थोड़ा माइंड बिल्ड होगा कैसे उसको सॉर्ट करना है पूरी प्रस्तावना को। निष्कर्ष आप देखिएगा, प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र, कभी भी आपका प्रस्तावना संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस पर आप इस तरह से कुछ निष्कर्ष लिख सकते हैं। आपको यह बताया गया है कि प्रस्तावना भारत के लोकतंत्र, न्याय और समानता के आदर्शों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि संविधान का अधिकार और शक्ति जनता से ही आती है। हमें संविधान के इन मूल्यों को समझकर उनका संरक्षण करना चाहिए। ये आप निष्कर्ष में कभी भी आप क्वेश्चन है तो इस तरह का प्रभावी निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अब जो हमें यहाँ पर, यहाँ तक तो हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ा, इसको भी हमने आपको बता दिया कि ठीक है, जो हम दृढ़ संकल्प होगा अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इतना तो लगभग लगभग सबको समझ में इस लैंग्वेज को आ रहा होगा। लेकिन यहाँ जो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड प्रयोग किए गए इनको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मिति, मिति जो वर्ड यूज किया गया है, मिति मतलब होता है हिंदी में या संस्कृत में इसको तिथि कहते हैं, तिथि। संस्कृत में मिति कहा जाता है, या हमारे हिंदू विक्रमी संवत के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, धार्मिक परंपरा में मिति कहते हैं, तिथि। इसको डेट कह लीजिए आप, डेट। तो मिति मतलब डेट। यहाँ मार्गशीर्ष, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है ये मंथ को डिनोट करता है, महीना कौन सा चल रहा है, ठीक है ना। तो मार्गशीर्ष आपका 12 महीनों में, जो हिंदी के 12 महीने होते हैं, उसमें मार्गशीर्ष एक महीना पड़ता है हमारा। शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना। शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। पहले शुक्ल पक्ष चलता है, फिर कृष्ण पक्ष चलता है। 15 दिन ये चलेगा, 15 दिन ये चलेगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
ये दोनों चलेंगे। उसके बाद क्या है, शुक्ल सप्तमी। अब ये 15 दिन में जो 7वां दिन आएगा शुक्ल पक्ष का है, क्योंकि 7वां दिन को सप्तमी कहा जाता है हिंदी में। अभी हम एक एक करके सब देखते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि सप्तमी संवत 2000। संवत क्या कहते हैं, जो हमारी डेट होती है उनको ही संवत का है। संवत 2000, ठीक है ना। 2006, 2006 तो आप कोई भी लिख लेगा। विक्रमी, हमारा राष्ट्रीय संवत क्या है, शक संवत है, लेकिन यहाँ पे हमने विक्रमी यूज किया। ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए माइंड में, ये क्यों किया समझते हैं, पहले अभी समझ लीजिए। विक्रमी, ठीक है ना। तो 2006 यहाँ यूज किया गया, क्यों 2006? हम तो यहाँ पे 1949 लिख रहे हैं और यहाँ 2006 लिख दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो जा रहा है? तो इनको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम 2006 को ही अगर डिराइव कर लें तो इसको ऐसे समझा जाए कि एक बीसी और एडी का पूर्व होता है, ये ईस्वी होता है, और बीच में कहीं ईसा मसीह का जन्म होता है, उसको कहते हैं 0 वर्ष, जब उनका ईसा मसीह का जन्म होता है। इसी आधार पर ईस्वी, और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आप ईस्वी और ईसा पूर्व से समझिए अच्छे से। 2 वर्ड है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का। तो कैलेंडर कितने होते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर और कई सारे कैलेंडर होते हैं, तो भी एक एक करके समझाएंगे, लेकिन 0 वर्ष, ठीक। अब जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ईसा पूर्व को, जब भी हम ईसा पूर्व को कैलकुलेट करेंगे तब उसमें हम ऐड करेंगे ये 0 वर्ष अगर है ना, इसके पहले के बाद मान लीजिए आज जो है 5वीं ईस्वी है, 5 वर्ष है, और यहाँ पे मान लेते हैं 5 ईसा पूर्व, जो वर्ष चल रहा है 5 ईसा पूर्व चल रहा है। अब 5 ईसा पूर्व, इस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष होना चाहिए, होना 10 वर्ष चाहिए, लेकिन इसको 10 वर्ष नहीं माना जाता है। कैसे, देखिए, -1 किया जाता है हमेशा। ये कैलकुलेशन आपको रीजनिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व, और यहाँ पर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है दोनों के बीच? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8, 9 और 10। कैलकुलेशन के हिसाब से 10 तो आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 और 6, यहाँ पे कभी भी 0 वर्ष नहीं आया, ठीक है ना। एक ईसा पूर्व के बाद सीधे 1 ईस्वी आ गई, तो यहाँ पर ये देखिए 1-2 वर्ष हो जा रहा है, हर जगह 1-1 वर्ष का गैप है, यहाँ भी 1-1 वर्ष का गैप है, लेकिन 0 कभी आया ही नहीं। इसके बाद डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है ना। 1 ईसा पूर्व के बाद सीधे 1 ईस्वी आ गई, इस वजह से इस वर्ष इसमें बीच में जो काल जो समय गुजरा वो 1 वर्ष का ही गुजरा, 1 वर्ष का ही समय गुजरा। ऐसा नहीं कि हाँ 2 वर्ष था, तो हम यहाँ 2 वर्ष कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन 1 ही वर्ष था। तो हमेशा जब भी आपका कोई डेट दी जाए, वर्तमान डेट मान लीजिए आज 2025 है, और कह दिया जाए कि आप जो है विक्रमी संवत के हिसाब से, विक्रमी संवत क्या होता है, 57 ईसा पूर्व के हिसाब से उसको लिया जाता है ना, 57 ईसा पूर्व तो वो शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब 2025 में आपको 57 जोड़ना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा, -1 आपको करना पड़ेगा। आप इसको ऐड करिए फिर माइनस करिए, तो करीब करीब आपका कितना आ जाएगा, ये 2081 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप भी कैलकुलेट करिएगा, 81 आएगा, हाँ 81 आएगा, -1 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो 2081 आ जाएगा इसे विक्रमी संवत के हिसाब से। तो ये उम्मीद है कि आपको एक कैलकुलेशन समझ में आएगा क्यों -1 वर्ष कर दिया जाता है। अब हम आते हैं सम्मतों पे, जो जो तत्कालीन समय में हमारा 1949, 26 नवंबर 1949 कहा गया, फिर वहाँ 2006 क्यों लिखा जा रहा है ना? हमेशा 1949 में फिर हम जोड़ देंगे अपने जो है 57 वर्ष को, तो आना चाहिए। तो -1 हम कहें, सर आपने तो -1 कहा है, तो 2005 ही आना चाहिए था, लेकिन हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जोड़ा जा रहा है तो वो 2006 वहाँ पे आएगा। कैसे, अभी आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। विक्रमी संवत
57 ईसा पूर्व, ठीक है ना। जितने संवत हैं, हम यहाँ पे समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं, देखिए प्रस्तावना में जो लास्ट दिया गया है, तो संवत जितने भी, विक्रमी संवत यहाँ वर्ड यूज किया गया है, तो हम जितने भी संवत हमारे इतिहास में दिए गए हैं सारे संवत को हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे आके सब कुछ कनेक्ट एक बार फिर से हम करेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। हम एक एक करके सबको अलग अलग पहले समझते हैं। तो हमारे जो इतिहास में जितने संवत दिए गए हैं, तो विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, प्रारंभकर्ता कौन थे, तो ये विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन के राजा थे, उन्होंने इसको शुरुआत की थी। चंद्र और गणना का आधार क्या होता है, चंद्र और सौर होता है। और उपयोग क्षेत्र से कहाँ कहाँ उपयोग होता था, किस क्षेत्र में, तो उत्तर भारत, नेपाल, हिंदू पंचांग और धार्मिक में आज जगह विक्रमी संवत का उपयोग होता था। शक संवत ऐसे है 78 ईसा पूर्व, राजा तालिवाहन और गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्हीं के गौतमी पुत्र सतकर्णी भी कहा जाता है। सौर चंद्र पर आधारित है ये, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक ना। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो एक एक संवत आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा कि कौन सा संवत क्या है, ये एक बार गो थ्रू आपको आना चाहिए सब कुछ की। शक संवत और विक्रमी संवत हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, बाकी जितने संवत हैं आपको हिजरी संवत भी इंपॉर्टेंट, जैन संवत, बौद्ध संवत, तो आप सब देखिएगा किस आधार पर, क्यों, मतलब इसके संस्थापक कौन थे, या इसका आधार वर्ष कब से लिया जाता है, या किसने लागू किया। गणना का आधार, यहाँ पर ये हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो कि गणना का आधार क्या है। ये चंद्र सौर या सौर चंद्र जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इनका क्या मतलब है, ये समझते हैं कि शायद आई थिंक पीपीटी में आपको दिया, हाँ चलिए दिया गया है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सौर संवत, है ना, सौर जो मैं कह रहा हूँ, या गणना का आधार सौर जो वर्ड यूज किया जा रहा है, सौर सौर सौर, देखिए चंद्र सौर फिर आ गया, तो इसका क्या तात्पर्य है, तो सूर्य की गति पर आधारित सौर संवत जो होता है, उसको सूर्य की गति के आधारित। तो हमने क्या 365 से ही 1/4 हमेशा हम पढ़ते हैं, 365 दिन 6 घंटा इसको पढ़ा जाता है, इसीलिए हर 4 वर्ष पे एक लीप वर्ष आता है, फरवरी जो 29 दिन की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब जो है रीजनिंग के आप पार्ट है तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। सूर्य की गति पर आधारित सौर संवत क्या होता है, सूर्य की गति पर आधारित, सूर्य की राशियां इसके अनुसार तय होती है, ठीक है ना। और कौन कौन से संवत का आधार है, कौन सा सौर संवत, कौन कौन से संवत का आधार है, तो शक संवत का आधार है, तमिल सौर वर्ष का आधार है, मलयालम कैलेंडर का आधार है, कौन सा, सौर संवत की बात हो रही। तो सौर संवत मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, सूर्य की गति पर आधारित संवत है ये, है ना। इसमें जो है एक साल लगभग लगभग 365 दिन 6 घंटे का होता है, इसीलिए हर 4 वर्ष पे देखिए, जब 6 × 4 करिए, 4 वर्ष, हर 4 वर्ष पे 24 दिन एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, तो हर वर्ष 365 दिन होती है, लेकिन हर चौथे वर्ष क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है ना, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहते हैं, ठीक। चंद्र संवत, चंद्रमा की गति पर आधारित, और चंद्रमा की गति 354 दिन मानी जाती है, 11 दिन सौर दिवस से छोटा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन इन सब पे पूछ सकता है कि, तो आप ये मत सोचिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्या होता है, तो हम प्रस्तावना के पढ़ रहे हैं तो ये सब वर्ड आए हैं, तो उनको भी पूरा डीप में नॉलेज हमको होनी चाहिए। और चंद्र सौर संवत क्या होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है, ठीक। तो ये इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया, धार्मिक त्योहारों, और ये सब यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे जो एक सवाल उठता है कि हमने अपनी प्रस्तावना में विक्रमी संवत, ठीक है ना, क्यों शक संवत क्यों नहीं यूज किया, जबकि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है, शक संवत को राष्ट्रीय संवत हमारा माना जाता है, तो हम विक्रमी संवत की प्रस्तावना में यूज कर रहे हैं। जो शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया 1957 में, उसके पहले जो हमारे पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, या भारतीय जो नागरिक थे उनके बीच में जो सर्व प्रचलित था, वो विक्रमी संवत पूर्ण रूप से प्रचलित था, विक्रमी संवत ज्यादा प्रचलित था, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर विक्रमी संवत मूल रूप से चंद्र पर आधारित था, है ना। क्यों नहीं विक्रमी संवत को हम राष्ट्रीय संवत बना लिए, ये चंद्र पर आधारित था, और चंद्र में कितने दिन होते हैं, 354 दिन होते हैं, तो बताया अभी हमने देखा, तो चंद्रमा की परिक्रमा पर आधारित ये संवत है, विक्रमी संवत। तो कहीं ना कहीं हमें वैश्विक रूप से कंपेयर करने में दिक्कत, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है उससे कंपेयर करने में दिक्कत हो रही थी, तो उस आधार पर जो है हमें विक्रमी की जगह शक संवत मानना पड़ा। लेकिन जिसमें प्रस्तावना लागू हुई थी उस समय हमने इसको तो राष्ट्रीय संवत घोषित किया नहीं था,
तो प्रचलित रूप से धार्मिक मान्यताओं में लोगों में जो था वो विक्रमी सम्मति था, इसी के हिसाब से दिन, इसी के हिसाब से सब कुछ रखा जाता था। तो अब आपको समझ में आ रहा है, जो वो हमने वर्ड एक यूज किया कि वहाँ पे 2005 या 2006 क्यों किया गया, जब 1950 में किया। तो इस जो 11 दिन का अंतर है, ये कैलकुलेट होते होते तो विक्रमी सम्मत के हिसाब से 2006 वो हो जाता है। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हैं अभी। अब हम देखते हैं हिंदू मास। हम हिंदू महीना क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मार्गशीर्ष एक वर्ड यूज है, मिथ, मिथ हमने तारीख बता दी, मार्गशीर्ष हमने महीना बता दिया। मार्गशीर्ष हिंदू के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, या शक सम्मत या विक्रमी सम्मत के हिसाब से मार्गशीर्ष कौन सा महीना होता है, ये भी पता होना चाहिए हमको। तो चलिए देखा जाए, ये पीपीटी आपको बनाई गई है, ये देखते हैं, हम समझते हैं। तो हिंदू का पहला महीना होता है वो चैत्र होता है ना। उसके बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ। देखिए ये पढ़ने के बाद आप खुद ही जो है हर साल की नवरात्रि कब शुरू हो रही है सब गणना कर लीजिएगा। नवरात्रि में कंफ्यूज तब आप नहीं होंगे, या फिर और जितने भी दशहरा जो पड़ता है या त्योहार जो हमारे पड़ते हैं उन सबकी आप गणना इजिली कर, ठीक है ना। हिंदू मास में सबसे पहले देखिए, जो आम बोलचाल की भाषा में गांव में देखिए क्या कहते हैं, चैत बैसाख जेठ, पूर्वांचल खास करके हमारे, ठीक है ना। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। अश्विन को क्या कहते हैं, अश्विन को कहते हैं कुआर, ठीक है ना, कुआर कार्तिक अगहन, ठीक है ना, मार्गशीर्ष को अगहन। तो जो हमारे प्रस्तावना मार्गशीर्ष हुआ है तो वो अगहन का, पूर्वांचल वाले के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब और कहाँ क्या कहा जाता है, हम भी पूर्वांचल से, तो उस हिसाब से हमको पूर्वांचल का थोड़ा पता है क्या कहते हैं क्षेत्रीय रूप से, ठीक है ना। तो मार्गशीर्ष को क्या अगहन, क्या हमने बोला, कुआर कार्तिक अगहन, पूस, पौष को पूस कहते हैं, माघ फाल्गुन को फागुन कहते हैं। ये कुछ टूटी फूटी हमारे देशज भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में ये सब कहा जाता है। तो क्या है चैत, चैत कब से कब होता है, मार्च से अप्रैल। और इससे पहले एक चीज हम आपको और पढ़ा दें, तब आपको अभी वो डेट भी निकालने आएगी। किसी भी महीने में, जैसे हमने यहाँ पे चैत पढ़ा, चैत महीना जब शुरू होगा तो उसकी पहली तारीख को हम प्रतिपदा कहेंगे। और पक्ष कौन सा है, किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष होगा, दो पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष अलग से ही जो है बोल लेते हैं। किसी भी महीने में, किसी भी हिंदी मंथ में, महीने में, किसी भी हिंदी महीने में दो पक्ष होंगे, शुक्ल और कृष्ण। ये भी 15 दिन का होगा, 15 दिन का होगा। शुक्ल पक्ष हमेशा महीने की पहली तारीख से शुरू होगा, या फिर चांद का धीरे धीरे जब आकार बढ़ रहा है, ठीक है ना, पहले दिन शुरू हुआ, चांद का आकार बढ़ रहा है छोटा छोटा, फिर यहाँ पे चांद पूरा हो गया तो इसको कह दिया गया पूर्णिमा। ठीक, ये पूर्णिमा हो गई, ये 15वां दिन है। क्या? तो ये जो चांद का आकार जब धीरे धीरे बढ़ता है, उस आधार पर जब जियोग्राफी आप पढ़ेंगे वहां पता होगा आपको क्यों चांद का आकार, नहीं पता होगा तो हम जियोग्राफी जब आपको पढ़ाएंगे वहां क्लियर होगा चांद का आकार क्यों बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे प्रतिपदा, फिर उसके बाद द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सब आते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो पूर्णिमा 15वें दिन, ये शुक्ल पक्ष होगा। जब चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। या चांद धीरे धीरे जैसे उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहा है, यहाँ अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा था, इसको पूर्णिमा कहा गया, इसको शुक्ल पक्ष कहा गया। यहाँ उजाले से अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है, या उजाले से काले की तरफ बढ़ा तो उसको आप काले से आप कृष्ण याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो उजाले से अंधेरे की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे 15वें दिन को क्या कहा जाएगा, अमावस्या। फिर अमावस्या से फिर आएगी पहली डेट। किसी भी कोई भी महीना प्रतिपदा से शुरू होता है और अमावस्या पे खत्म होता है, और जो उसका बीच का क्रम आता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा है वो किसी भी मंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कोई भी हिंदू मंथ
किस दिन से स्टार्ट होता है? प्रतिपदा से। समाप्त किस दिन होता है? अमावस्या पे। किसी भी हिंदू मंथ को दो पार्ट में किस आधार पर विभाजित करते हैं? पूर्णिमा के आधार पर। पूर्णिमा से पहले का काल और पूर्णिमा के बाद का काल। पूर्णिमा से पहले काल को शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसके बाद कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो वहां फिर हमारे प्रस्तावना में शुक्ल पक्ष यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या रहा कि हमारा पहला पखवाड़ा है, ठीक ना, पहले पक्ष में हम हैं। तो ये तो चलिए समझ लिए। डेट पढ़ेंगे किस डेट को क्या कहता है। तो चैत में भी, तो अब जो डेट का नाम होता है, जो पहला दिन होता है किसी भी महीने के पहले दिन को प्रतिपदा, दूसरे दिन को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी फिर आता है 11वें दिन को एकादशी, 12वें दिन को द्वादशी, 13वें दिन को त्रयोदशी और चौथे दिन को चतुर्दशी। और जो 15 किसी भी महीने की 15 तारीख जो होगी उसको कहा जाएगा पूर्णिमा, है ना। इसको अभी एडिट करिए, पूर्णिमा कह दिया गया। फिर अब 16वीं तारीख आ गई। 16वीं तारीख, ये तो अभी हम मान लीजिए शुक्ल पक्ष देख लिए, चाँद धीरे धीरे उजाले की तरफ जाएगा, शुक्ल पक्ष हमने देखा। अब कृष्ण पक्ष शुरू होगा फिर इसी में। तो कृष्ण पक्ष का जो महीने का 16वां दिन होगा वो कृष्ण पक्ष का पहला दिन हो जाएगा। तो कृष्ण पक्ष का पहला दिन को फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे कहते कहते हम जो है आ जाएंगे लास्ट में। तो पूर्णिमा यहाँ एडिट हो जाएगा, महीने का आखिरी दिन फिर अमावस्या हो जाएगा, है ना। तो ये माना जाता है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से कि जो भी शुभ कार्य, जो भी अ, धार्मिक कार्य पढ़ेंगे वो शुक्ल पक्ष में पढ़ेंगे। शुक्ल शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है, कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं मानते हैं हमारे यहाँ। तो जितने भी धार्मिक कृत्य पढ़ेंगे वो शुक्ल पक्ष की स्टार्टिंग, जो हमारा नौ वर्ष शुरू होता है तो नौ वर्ष का पहला दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो हमारा जो नवरात्रि पड़ती है, गर्मी के समय की नवरात्रि पड़ती है, कभी शरद ऋतु की शारदीय नवरात्रि पड़ेगी। तो हमारा वर्ष स्टार्ट होगा तो वर्ष के पहले दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे जो है। तो पहले दिन को प्रथमा, द्वितीया, ओ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और नवमी को फिर नवरात्रि का 9वां दिन होता है। दसवीं को रामनवमी ये कहते हैं, फिर दसवीं आती है उस समय जब गर्मी में होता है, उसकी बात की जा रही है। तो वो किस में रहेगा? हमेशा शुक्ल पक्ष में रहेगा। कहीं ना कहीं आप जब भी चैत स्टार्ट होगा तो आप उस दिन देख ले चैत किस दिन डेट को स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो नौ वर्ष का शुरुआत विक्रमी संवत के हिसाब से होती है। रामनवमी, गुड़ी पावड़ा, चैत्र नवरात्रि जिसे कहते हैं, वो सब इसी आधार पर प्रमुख त्योहार का महत्व इसी विक्रमी संवत के हिसाब से निकाल लिया गया, ठीक है ना। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष, जो ये ऑथेंटिकेट नाम है वैसे पौष, माघ, फागुन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे वहाँ पे जो हमारी प्रस्तावना में मार्गशीर्ष वर्ष, यहीं पे एक आता है अश्विन, या जिसको कुआर कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, या देशज भाषाओं में कुआर कहते हैं। तो शारदीय नवरात्रि इस समय पड़ती है। तो आप अब बताइए कि शारदीय नवरात्रि शुक्ल पक्ष में पड़ेगी या कृष्ण पक्ष में पड़ेगी? हमेशा हमने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान शुक्ल पक्ष में माने जाएंगे, कृष्ण पक्ष जो है अशुभ माना जाता है। धार्मिक शुक्ल पक्ष में होगा, महीने की पहली तारीख को होगा। तो हम भी कार्तिक का जो पहला दिन होगा वहां से नवरात्रि शुरू होगी, तो नवरात्रि के पहले दिन को प्रतिपदा कहेंगे, दूसरे दिन को द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी ऐसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ महीने के हिसाब से कैसे कैसे रहेगा। और जो ये दिन है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जो हम कहते हैं डेट के हिसाब से ये सारे नाम आ गए। और 13वां देखिए 11वां दिन कही जगह, मतलब क्या इनका जो है धार्मिक महत्व है। अर्थ है तो प्रथम तिथि पहला दिन को प्रतिपदा कह देगा, इसे जो है चौथे दिन को गणेश चतुर्दशी प्रसिद्ध है, गणेश चतुर्दशी होती। 5वां दिन को नाग पंचमी, हमेशा जब भी नाग पंचमी पड़ेगी आपकी तो जो है चौथे दिन पड़ेगी, किसी भी महीने का जिस महीने में पड़ेगी उस महीने के चौथे दिन में नाग पंचमी, 5वें दिन में नाग पंचमी पड़ेगी। छठा दिन छठ पर्व के लिए होगा, जब भी जो है कोई नया महीना शुरू होगा उसका छठा दिन ही छठ पर्व के लिए माना जाएगा। 7वां दिन, फिर उसके बाद 8वां दिन, 9वां दिन, तो ये जो है कहीं ना कहीं 10वां दिन। और जब आप देखिएगा कहाँ गया हमारा विक्रमी संवत और शक संवत, यहाँ पर देखिए जो हमारे विक्रमी संवत के हिसाब से जो हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, जितने भी धार्मिक वो विक्रमी संवत के हिसाब से ही मनाया जाता है। उनका डेट जो निर्धारित होती है वो विक्रमी संवत के हिसाब से होती है। और क्यों जो है विक्रमी संवत के हिसाब से होती है? क्योंकि चंद्र पर आधारित, तो हमारे यहाँ मैक्सिमम गणनाएं चंद्र के आधारित होती हैं। तो क्यों नहीं हम चंद्र को विक्रमी संवत को अपना राष्ट्रीय कैलेंडर मान लिए, राष्ट्रीय जो है कैलेंडर यहाँ पे लिखा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रमी संवत क्यों नहीं माने? क्योंकि सौर जो दिन होते हैं ये कितने के होते हैं हमने पहले बता दिया, 354 के होते हैं और 365 का ये होता है। चंद्र 354 का और सौर 365 का होता है ना। 365 से 1/4 मान लीजिए।
ठीक है ना, ऐसा होता है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है हम सामंजस्य बैठा पाए, इस वजह से हमने विक्रमी की जगह शक सम्मत को माना है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमें लगता है कि आपको सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं। ठीक, अब हम फिर से आते हैं, क्या पढ़ रहे थे, प्रस्तावना। प्रस्तावना का लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे, 4 प्रमुख पार्ट में हमने डिवाइड किया था, उसमें से हमने बाकी के 3 पार्ट देख लें, चौथा पार्ट जो देखा जा रहा है वो यही है। अब फिर से इसको मिटाया जाए। अब शायद आपको जो भी यहाँ लिखा गया है वो सब कैलकुलेशन पहले हमने बताया कि ये 2006 क्यों लिखा गया है, का कैलकुलेशन का आधार हमने बताया किस आधार पर कैलकुलेट किया गया इसको। ठीक है ना, विक्रमी संवत का 2006 यहाँ से कैलकुलेट हो गया। मित मार्ग से शुक्ल पक्ष, ठीक है ना, सप्तमी, सप्तमी क्यों होगा, 7वां दिन था। संवत 2006, संवत मतलब दिनांक, वो एक हमारे जो है तिथियों की गणना के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको संवत कहते हैं, है ना। और मिति मतलब होता है तिथि, तिथियों की गणना के लिए जो वर्ड यूज किया था उसको संवत कहा जाएगा। तो 2006 विक्रमी ये भी आप कैलकुलेट कर लिए हैं। मिति, मार्गशीर्ष, शुक्ल पक्ष या शुक्ल सप्तमी, तो आपको सब कुछ लगभग लगभग इसमें जितने भी वर्ड हैं उसको कर दिया। अब यहाँ पे आएगा संविधान लागू कब किया गया, हिंदी में दे दिया तो आप, और संविधान लागू कब हुआ ये कब आप कहेंगे, या अपनाया कब गया, अपनाया जा रहा है 1950 में, लागू हो रहा है 1950 में। दोनों में अंतर है, इस पे जब हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमने देख लिया कि शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ तक था। दूसरा पार्ट में हमने डिवाइड किया, तीसरे पार्ट को हमने यहाँ तक पढ़ा है, चौथे पार्ट को हमने जो आज बहुत डिटेल में पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं। इतना डिटेल में पढ़ाने के कारण कई जगह ये सब बातें नहीं बताई जाती, इतनी डिटेल में जो है कई बार कंफ्यूज रहते हैं। हम खुद ही जब पढ़ते थे तो उसमें कंफ्यूज रहते थे कि ये शुक्ल मित मार्ग शीर्ष सब क्या क्या कह रहे हैं, या टीचर इतनी डिटेल में बताते भी थे तो इतनी डिटेल में नहीं बताते थे, तो आपको लगभग लगभग चीज़ें बता दी गई। बाकी वो चंद्रमा क्यों प्रकाश की तरफ जाता है और अंधकार की तरफ जाता है, वो ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो क्यों प्रकाशित होता जाता है ना, तो वो वहां से देख लेंगे। तो अभी तक जो है आप लोग लगभग लगभग मेरे हिसाब से जितना मैंने कोशिश किया आपको प्रस्तावना पढ़ाने की, देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या दिक्कत होती है कि टीचर जो है खुद ही क्वेश्चन करता है, खुद ही जवाब देता है, और उसको समझ नहीं आता कि सामने वाले को कितना समझ में आया, एक कमेंट ही माध्यम है। तो अभी हमारे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो उतना पता नहीं चल पा रहा है कि कोई कन्फ्यूज़न है लोगों में, कोई बात ना समझ में आई हो। आने वाले समय में अगर कमेंट बाद में भी आते हैं तो कभी ना कभी इस पर क्लास लेके उन कमेंट का जो है निकाला जाएगा। तो आप देखिएगा कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करके आप बताइए कि हमको यहाँ कन्फ्यूजन ये पार्ट नहीं समझ। जैसे मुझे याद आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने कराया है लास्ट वाला क्लास नंबर 14 आई थिंक में, क्वेश्चन नंबर 6 में एक वहाँ पूछा था संसदीय शासन प्रणाली के दोष पूछा, वहाँ पे मैंने जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई, वहाँ पे क्वेश्चन मैंने आंसर उसका गलत बता दिया। हालांकि उसमें जो आंसर की दी गई है उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, तो मैं कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगा या पिन कर दिया हूँ कि आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वो 6वां क्वेश्चन थोड़ा इरर हो गया था मिसकम्युनिकेशन की वजह से। आप यहाँ पर सब कुछ जितने भी पॉइंट हमने बताए, आपका कार्य है कि सब कुछ एक बार पहले बता देते हैं अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आप घर से पढ़ के आइए, फिर हमारी क्लासें पूरा करिए, क्लास से पढ़ के फिर जाइए, फिर से आप वही बुक पढ़िए, फिर आप देखिए उस बुक में आप कितना समझ पा रहे हैं, जो पहली बार बुक पढ़े थे उसमें और हमारे पढ़ाने के बाद उस बुक को पढ़ने में क्या अंतर आया। हम अगर कोई पीपीटी दे रहे हैं, कोई पीडीएफ दे रहे हैं तो उसको ध्यान से आप पढ़िए। के बाद फिर आप जो है आने वाले समय में तब आप अपने पर्सनल भी एक नोट्स बनाते हुए चलिए। जितना भी हमने ये लिखा दिया लास्ट में अन्य प्रमुख तत्व करके एक देखिए यहाँ पे होगा अन्य प्रमुख, इसमें कई सारे पॉइंट बनेंगे। अगर आप बनाना चाहें तो कई सारे पॉइंट आपके बनते चले जाएंगे। सारे पॉइंट को एक जगह कंपाइल करके लिखे रहेंगे ना तो वो भी आसान रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली क्लास जो आपकी रहेगी प्रस्तावना पे जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का स्वरूप क्या रहा ये देखेंगे। अभी तो लगभग लगभग क्योंकि हम सारे एग्जामों के लिए पढ़ाए तो ऐसा नहीं कि पीसीएस मेंस या फिर यूपीएससी मेंस के लिए हम मेंस की आंसर राइटिंग कराना शुरू कर दें। आने वाले समय में जब हम मेंस या यूपीएस की या यूपीएससी क्लासें अलग से लेंगे तो हाँ आंसर राइटिंग की चर्चाएं की जाए। तो आप ये परेशान नहीं हम आंसर राइटिंग नहीं करवा रहे हैं या कुछ, वो आप खुद से प्रैक्टिस करते चलिए। आने वाले समय में हम देखेंगे अगर चैनल की रीच बढ़ती है, लोग डिमांड करते हैं आंसर राइटिंग जैसी प्रैक्टिस करवाई जाए तो सारे टॉपिकों पर फिर से आंसर राइटिंग जैसी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। चलिए अगली क्लास में फिर मिला जाएगा और आप सब रिवाइज करके आइए क्योंकि अगली क्लास में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन का जवाब खुद आना चाहिए, हम करवा देंगे इस फायदा नहीं होगा। उसके बाद हम अनुसूचियाँ पढ़ लेंगे, जब प्रस्तावना खत्म होगा अनुसूचियों फिर क्वेश्चन आंसर कर लिया जाएगा। अनुसूचियाँ कम से कम 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन लगेगा पढ़ने में।
के बाद तब जाके आर्टिकल 1 हमारा शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ कमेंट हो, उसको करिए, बताएंगे। कनेक्ट करना हो, विशाल सर भी आपको बताएं, हम भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप डीएम करिए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम से आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कई लिंक है। बाकी हम आपको मोबाइल नंबर थोड़ी अपना शेयर कर देंगे, आप मोबाइल नंबर लीजिए, हमारे नंबर पर कॉल करके हम कन्फ्यूज़न दूर करवाइए, तो ये सब नहीं होगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर कभी ज्वाइन करवाना होगा तो ज्वाइन करवा देंगे। आप और चैनल संस्था बढ़ती है तो हम अपना हेल्पलाइन नंबर निकाल देंगे आने वाले से। चलिए ठीक है, धन्यवाद।